क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस तरह का शासन जो था अंग्रेजों ने चलाया और बहुत सारे किसानों को इस तरह से भुगतना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड, के लिए नई व्यवस्था लागू कर दिया, एक नया कानून बना दिया। लगान का उद्देश्य कंपनी को व्यापार और प्रशासन के लिए धन जुटाना था। अब इसका मुख्य उद्देश्य यही था, पैसा एकत्रित करना, पैसा कहीं से भी कोई भी तरीका से पैसा लाना था, धन को जुटाना था। दूसरा एक व्यवस्था आता है जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब होता है भाई वो तो आया था स्थायी रूप से, अस्थायी कि हमको व्यापार करना है, लेकिन धीरे धीरे और आ गया कि अब हम यहीं पे रहेंगे, तो ये सेटलमेंट हो गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब ये कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ये भी सब अंग्रेज ही लोग थे। जमींदारों को लगान वसूल की जिम्मेवारी सौंपी गई। जमींदारों को निश्चित लगान देना होता था, भले ही किसान की फसल खराब हो। अब किसान का फसल जो है खराब हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो था ये वसूली जो था, रंगदारी था, इसको पैसा देना ही पड़ता था। किसान पर अत्यधिक दबाव पड़ा और कृषि पर बुरा असर पड़ा। अब भाई किसान का जब खेती बाड़ी नहीं होगा तो वो वसूली कहाँ से देगा, वो रंगदारी कहाँ से देगा, जिसके वजह से उसका खेती बाड़ी थोप होटे गया। अब आता है उसके बाद अंग्रेजों ने एक व्यवस्था शुरू किया जिसका नाम था महलवाड़ी व्यवस्था, जिसको महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था ये क्या था? तो ये व्यवस्था 1822 में थॉमस मुनरो द्वारा भारत में लागू किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो द्वारा। कब लागू किया? 1822। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों, तो इसको जरूर आप देखिएगा, इसको जरूर आप समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा। पहला क्या कि महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ? 1822 में। किसने लागू किया? थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक। लगान वसूलने की जिम्मेदारी महलों गांव समुदायों को दी गई। लगान की राशि समय समय पर तय की जाती थी। अब ये जो था ना, गांव के जो जमींदार हुआ करते थे, गांव के जो बड़े लोग होते थे, उस गांव को एक मुखिया बना दिया जाता था कि आपको सभी का लगान जो पैसा होता है उसको वसूल कर और एक निश्चित समय पर उस राशि को वहां पे जमा कर देना है। अब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको VVI में रख लीजिए, इंपोर्टेंट में, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में जो है ना, सॉरी, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। ये मद्रास और ये प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे जो था, जिसको मुंबई कहते हैं, वहां पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। किसान रैयत को सीधे सरकार को लगान देना होता था। लगान फसल के उत्पादन पर आधारित था। अब ये रैयत व्यवस्था था कि जो किसान की जो अनाज उगती थी, वो अनाज का जो सीधा जो कर का मतलब क्या होता है? टैक्स, जो सीधे सरकार को देना होता था। फसल लगाने के उत्पादन पर ये फसल कैसे किस तरह से उसका लगान लगता है, खेती बाड़ी में पैसा, उस हिसाब से उनको पैसा देना पड़ता था। अब आता है किसानों की समस्या। अब किसानों की भाई समस्या क्या क्या उत्पन्न होने लगी, अब इसको देख लीजिए। अब उत्पन्न यही था किसानों की समस्या में कि उच्च लगान। अब भाई लगान जो था, खेती बाड़ी करने के लिए पैसा, धन दौलत ज्यादा लगने लगा। किसान पर लगान की भारी दरें लगाई गई। कर्ज, किसान को साहूकारों से उच्च ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। फसल खराब होने पर किसान को हालत और खराब हो गई। अब जैसे मान लेते हैं कि हम साहूकार से, कर्जदार से हम पैसा ले लिए 10,000 खेती बाड़ी करने के लिए, खेती बाड़ी हुआ नहीं, फसल उपजा नहीं, तो क्या होता है कि ऐसे में तो भाई मेहनत गया, नुकसान सभी गया, और कर्जदार जो होता है, साहूकार, वो तो पैसा मांगेगा नहीं, वो तो कहेगा मुझे पैसा चाहिए। इससे वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ गया। ये था किसानों की समस्या। अब आता है नील की खेती। नील का खेती जो ना भारत का सबसे फेमस खेती था, लेकिन जैसे कंपनी जो आया ना, तो ये कंपनी सब क्या किया, यहाँ के कपड़े ज़्यादा थे, दूसरे देश में बिकाता था, लेकिन वहाँ पे ना दूसरे देशों में इस तरह का कपड़ा का ज़्यादा मांग होने लगी, जिस वजह से वहाँ के व्यापारियों को ये सब वहाँ के व्यापारियों को नुकसान होता था कि भारत से जब चीज़ आएगा तो हमारे देश में ये सब चीज़ हमारा देश के नहीं बिकाएगा, तो वहाँ पर वो रोक लगा दिया गया कि भारत की चीज़ वहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नील की खेती क्या था, कैसे होता था? तो भारत में नील की उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान पर दबाव डाला गया कि भाई नील की खेती करो, इसमें इतना पैसा दिया जाएगा, आपको खेत दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है नील की व्यापार। यूरोप में नील की भारी मांग थी, लेकिन किसानों की बहुत कम भुगतान किया जाता था। मतलब नील जो था ना, ये यूरोप में जाता था तो महंगे महंगे रेट में बिकता था, लेकिन जो किसान थे उसको पैसा कम मिलता था, यही एक परेशानी थी। अब बात करते हैं खेत के प्रकार, यानी कि दो प्रकार की खेती होती है। खेती कितने प्रकार की होती है? खेती दो प्रकार की होती है। कौन कौन खेती होती है? एक होता है निज खेती और दूसरा होता है रैयत खेती।
नीज खेती क्या होता है? कंपनी के कर्मचारी अपने जमीन पर नील उगाते हैं, उसे नीज खेती कहते हैं। रैयत खेती, किसान अपनी जमीन पर नील उगाते थे, कंपनी को बेचते थे, ये रैयत खेती कहलाता था। किसान के लिए खेती लाभकारी नहीं थी, किसान के लिए खेती जो था लाभकारी नहीं थी, क्योंकि नील उगाने से मिट्टी खराब हो जाती है। क्योंकि जब नील की खेती किया जाता है तो नील का जब खेती होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल यानी कि खाद डाले जाते हैं, खेत बंजर हो जाता है। तो फिर वह नील के खेती के बाद वह खेत बंजर हो जाता है, उपजाऊ नहीं रह पाता है, वह मिट्टी वहाँ के खराब हो जाता है। फिर उसको जोतने के बाद फिर उसमें मटेरियल डाला जाता है, रासायनिक जैविक खाद डाला जाता है, तब जाकर वह फिर उपजाऊ होता है। तो इसमें किसानों को फायदा नहीं होता था, क्योंकि नील उगाने से मिट्टी वहाँ के खराब हो जाता था, बंजर हो जाता था। अब आते हैं नील विद्रोह, इंडिगो रिबेलियंस। ये क्या था? तो 1859 से 1860 में बंगाल में नील के खेती के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया। अब भाई विद्रोह करना पड़ा क्योंकि नील के उपज ही नहीं था, मतलब खेती होने के बराबर नहीं था, उससे कोई फायदा नहीं होता था। और जो फायदा होता था वो ऊपर के जो लोग थे वो कमाते थे, दूसरे देश में जाकर बेचते थे वो लोग कमाते थे, लेकिन किसान को उस तरह का फायदा नहीं मिल पाता था। विद्रोह किया। इसका कारण क्या था कि कंपनी और महाजनों की शोषणकारी नीतियाँ। विद्रोह के बाद नील की खेती में गिरावट आई। अब जैसे कि महाजन, अब कर्जदार जो था नील की खेती करने के लिए पैसा दे देता था, अब नील का जो उपजाऊ होता था वो आधा से बेसी वो कंपनियां ले जाता था, तो इससे पैसा बचता नहीं था, इसलिए एक शोषण के कारण था। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव यही पड़ता है कि ब्रिटिश राजस्व नीति ने भारत किसान और कृषि व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया था कि भाई अब क्या करें न करें। ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था किसान के जीवन पर, सामाजिक और आर्थिक असर पड़ा। सामाजिक मतलब समाज में रहने, और आर्थिक मतलब रहन सहन में, इस सभी के खान पीन में असर पड़ता है। उसके बाद होता है कि नील विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीय किसान की जागरूकता और संगठित संघर्ष का पहला उदाहरण था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इसको जान लेती है बहुत, ये तो इसको आप VVI में रख लीजिए, IMP में, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1762 ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार बना। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। 1822 में मालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, और 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि मालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1822 में। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 1860 के बीच में। परमानेंट सेटलमेंट लागू कब किया गया था? 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकारी कब बना था? 1765 में बना था। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसका निष्कर्ष के बारे में। कोई चीज काम होता है तो उसका एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकला? कि ब्रिटिश राजनीतियां ने भारतीय ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इस नीति के कारण किसान का शोषण और कठिनाई का सामना करना पड़ा। नील विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी था हमारे क्लास 8 NCERT चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस तरह का शासन जो था अंग्रेजों ने चलाया, और बहुत सारे किसानों को इस तरह से भुगतना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो हो गया लास्ट, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ से आपको ये लाइक एकदम दबा कर दीजिए, शेयर, और चैनल आप लोग को ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब, जब फ्री का चीज़ आपको मिलता है ना तो आपको बचता नहीं है। यानी फ्री में जब हम करा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो आपको पैसा लिया जाएगा, यही चीज़ को पैसा लेने के बाद आपको नोट्स में दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको हम फ्री में जब आप करा रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं और नहीं करते हैं। तो चलिए, आशा करना ही पूरा विश्वास है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइबर्स जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दीजिएगा। और यहाँ से आपको ये लाइक एकदम दबा कर दीजिए, शेयर, और चैनल आप लोग को ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब, जब फ्री का चीज़ आपको मिलता है ना तो आपको बचता नहीं है। यानी फ्री में जब हम करा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो आपको पैसा लिया जाएगा, यही चीज़ को पैसा लेने के बाद आपको नोट्स में दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको हम फ्री में जब आप करा रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं और नहीं करते हैं। तो चलिए, आशा करना ही पूरा विश्वास है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइबर्स जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।